19वीं सदी का भारत, अंग्रेजों की मशीनों ने भारतीय कारीगरों का भविष्य कुचल दिया था। मैनचेस्टर और लंकाशायर की फैक्ट्रीज में भारी मशीनें दिन रात चल रही थी। वहां से निकलने वाला सस्ता माल जहाज़ों में भरकर भारत लाया जा रहा था। सदियों पुराने भारतीय कुटीर उद्योग धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। लाखों कारीगर जो कभी अपने हुनर के मालिक होते थे, अब खेती और मजदूरी करने को मजबूर थे। इतिहासकार इस दौर को डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या विऔद्योगीकरण कहते हैं। लेकिन इसी दौर में भारत का एक शहर ऐसा भी था जिसने अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। अंग्रेज जिस रेलवे नेटवर्क को अपने व्यापार और साम्राज्य को मजबूत करने के लिए बना रहे थे, उसी रेलवे का इस्तेमाल वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का एक शहर उनके खिलाफ कर रहा था। अंग्रेज़ों की इंडस्ट्री का कबाड़, उनके पुराने मशीन के पार्ट्स और यहाँ तक कि उनकी आर्थिक व्यवस्था तक को मुरादाबाद के कारीगर अपने फ़ायदे में बदल रहे थे। ये वही मुरादाबाद था जिसे शुरुआत में एक मिलिट्री छावनी के तौर पर बसाया गया, लेकिन आगे चलकर यही शहर दुनिया के सबसे बड़े ब्रास हैंडीक्राफ्ट हब में बदल गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुरादाबाद की कामयाबी सिर्फ विदेशी बाज़ारों से नहीं आई। इस शहर की असली ताकत छिपी थी उसकी गलियों, उसके परिवारों और उसकी घरेलू अर्थव्यवस्था में, जिसे इतिहास अक्सर नज़रअंदाज कर देता है। आखिर ऐसा क्या था इस शहर में? कैसे एक साधारण नदी की रेत ने लाखों लोगों की किस्मत बदल दी, और कैसे अंग्रेज़ों का बनाया सिस्टम ही मुरादाबाद का सबसे बड़ा हथियार बन गया। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं जानेंगे, बल्कि भारत की इकोनॉमिक हिस्ट्री के सबसे बड़े पैराडॉक्स को समझेंगे। क्योंकि मुरादाबाद की कहानी बताती है कि इतिहास हमेशा हार और जीत की सीधी कहानी नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाइयाँ तलवारों से नहीं, हथौड़ों और भट्टियों से भी लड़ी जाती हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। इस वीडियो के बनने के पीछे एक इंसान का हाथ है जिनका नाम है सुहान हुसैन। सुहान हुसैन ने इतने बार कमेंट किया मेरे चैनल पे कि इस पर वीडियो बनाइए, मुरादाबाद पे वीडियो बनाइए, मुरादाबाद पे वीडियो बनाइए। तो मुझे लगा कि चलो मुरादाबाद के इतिहास को कवर करते हैं। जब मैंने मुरादाबाद के इतिहास को पढ़ा तो मुझे कई एंगल्स मिले, जैसे कि पाँच अलग अलग सल्तनतों ने यहाँ पर रूल किया है, या फिर यहाँ की जो पीतल इंडस्ट्री जिसके बारे में मैंने बताया है, या कैसे रेलवे ने इम्पैक्ट किया। तो मुझे लगा कि इस कहानी में पीतल के चीज़ को हाईलाइट करते हुए बताना चाहिए, क्योंकि पीतल इंडस्ट्री यहाँ की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक है। और सुहान का थैंक्स कि उन्होंने इस टॉपिक को हमारे सामने रखा। अगर आपको भी इस तरह का कोई टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए। अगर वो टॉपिक लगा कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानना चाहिए तो हम पक्का उस पर वीडियो लेकर आएंगे, जैसे सुहान हुसैन के कहने पर हम ये वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं मुरादाबाद की कहानी। मुरादाबाद की कहानी वैसे तो पीतल के बर्तनों से बहुत पहले की कहानी है। यह शहर पैदा हुआ था भूगोल की मजबूरी और जियोपॉलिटिक्स के खूनी टकराव से। 17वीं सदी से पहले जिस इलाके को आज हम मुरादाबाद कहते हैं, उसे चौपाला के नाम से जाना जाता था। रुहेलखंड या कटेहर एरिया का ये इलाका बहुत ही घना और जंगली था, लेकिन इस जंगल पर कठेरिया राजपूतों का राज चलता था। कठेरिया राजपूत बेहद आज़ाद और लड़ाकू विचारों वाले सरदार थे। उन्होंने इस इलाके के घने जंगलों का इस्तेमाल एक स्ट्रेटेजिक हथियार के रूप में किया। जंगलों में छिपकर वो गुरिल्ला युद्ध लड़ते थे। ये गुरिल्ला लड़ाई दिल्ली की सत्ता पर बैठे सुल्तानों के लिए हमेशा ही सिरदर्द बनी रही। लेकिन जब मुगल बादशाह शाहजहां का दौर आया तो उन्हें इस इलाके को शांत करने की ज़रूरत महसूस हुई। इसके लिए उन्होंने काम पर लगाया मुगल गवर्नर रुस्तम खान दक्खनी को। रुस्तम खान एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और काबिल मुगल गवर्नर था। सन 1624 में उसे सीधे शाहजहां से आदेश मिला। रुस्तम को हर हाल में चौपाला के इलाके पर मुगलों का पूरा कब्जा जताना था। यहाँ से चौपाला की कहानी में एक नया चैप्टर शुरू हुआ। रुस्तम खान ने बहुत ही आक्रामक तरीके से चौपाला के जंगलों को साफ करवाया। रामगंगा नदी के किनारे उसने एक बहुत ही मजबूत किला भी बनवाया। इस किले के साथ ही साल 1624 से 28 के दौरान जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया गया। इस मस्जिद का आर्किटेक्चर अपने आप में अनूठा था, क्योंकि इसे नदी के किनारे बनाया गया था। लेकिन दोस्तों, रुस्तम खान यहीं तक नहीं रुका। उसे अपना नाम इतिहास में अमर करना था, इसलिए उसने मुगलों की शान में गुस्ताखी कर दी। रुस्तम खान ने अपने अहंकार में आकर इस नए शहर का नाम रख दिया रुस्तम नगर। जब ये बात शाहजहां को पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुए। एक गवर्नर की इतनी हिम्मत कि वो अपने नाम पर शहर बसा ले। इसलिए रुस्तम खान को तुरंत दिल्ली दरबार में पेश होने का फरमान भेजा गया। उसकी जान खतरे में थी। उधर रुस्तम खान को भी पता था कि गलती हो गई है, इसलिए उसने दरबार में जानबूझकर एक झूठ बोला।
रुस्तम ने बादशाह से कहा कि शहर का नाम रुस्तम नगर है ही नहीं। उसने दावा किया कि शहर का नाम तो मुरादाबाद रखा गया है। असल में मुराद शाहजहां के सबसे छोटे बेटे का नाम था, यानी कि इस शहर का नाम मुरादाबाद शाहजहां के बेटे के नाम पर पड़ गया। अब वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा झूठ था, लेकिन बादशाह इस जवाब से खुश हो गए। रुस्तम खान की जान बच गई और इस शहर को हमेशा के लिए नाम मिल गया मुरादाबाद। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एक किला बन जाने से कोई शहर इंडस्ट्रियल हब नहीं बन जाता। किसी शहर का नाम मुरादाबाद रख देने से वहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं लग जाती। जियोपॉलिटिक्स ने मुरादाबाद को सिर्फ एक ढांचा दिया था, लेकिन इसका असली फ्यूचर इसकी ज्योग्राफी ने तय किया। रामगंगा नदी का किनारा सिर्फ फौज के लिए अहम नहीं था। इस नदी के बेसिन में एक ऐसा खजाना था जिसे दुनिया की कोई मशीन बना नहीं सकती थी। ये खजाना था रामगंगा नदी की रेत। ये कोई आम बालू नहीं थी। इस इलाके की रेत बहुत ही बारीक, मुलायम और आपस में आसानी से जुड़ने वाली यानी कोहेसिव रेत थी। धातु को पिघलाकर सांचे में ढालने यानी सैंड कास्टिंग के लिए बिल्कुल ऐसी ही मिट्टी की ज़रूरत होती है। इस रेत से बने सांचे इतने सटीक होते थे कि उबलते हुए पीतल और तांबे का तापमान आसानी से सह लेते थे। ये एक तरह से मुरादाबाद का ज्योग्राफिकल डिटरमिनिज्म था। फिर जब शहर में शांति आई और मुगलों का प्रशासनिक ढांचा मजबूत हुआ तो इस खास मिट्टी की खबर दूर दूर तक फैल गई। बनारस, लखनऊ और दूर दक्कन के पठारों से कुशल कारीगर मुरादाबाद की तरफ खींचे चले आए। इन कारीगरों में मेनली बर्तन बनाने वाले ठठेरे और दूसरे मेटल का काम करने वाले लोग शामिल थे। ये लोग अपने साथ सदियों पुरानी तकनीकें लेकर आए थे। एग्जाम्पल के लिए दक्कन से आने वाले कारीगर अपने साथ बिद्रीवेयर नाम की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कला लेकर आए। बिद्रीवेयर असल में फारसी प्रभाव वाली एक कला थी जो बहमनी सल्तनत के दौरान बीदर में पनपी थी। इसमें जस्ता और तांबे के एलॉय पर चांदी या सोने के तारों की नक्काशी होती थी। लेकिन इसकी एक और खासियत थी, इसे काला करने के लिए बीदर के किले की एक खास मिट्टी का इस्तेमाल होता था। इस मिट्टी में खास ऑक्सीडाइजिंग केमिकल होते थे। लेकिन दिक्कत ये आई कि मुरादाबाद में बीदर की वो खास काली मिट्टी नहीं थी, यानी कि कारीगरों का ये काम अब हो नहीं सकता था। लेकिन यहीं पर बीदर के कारीगरों ने अपना पहला मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि अपने हालात के हिसाब से खुद को ढाल लिया। उन्होंने महंगे जस्ते की जगह सस्ते पीतल और तांबे का इस्तेमाल शुरू किया। बीदर की मिट्टी के बिना बिद्रीवेयर बनाना नामुमकिन लगता था, इसीलिए उन्होंने नए तरीके ईजाद किए। कारीगरों ने सादा और सियाह कलम नाम की दो शैलियाँ विकसित की। सादा तकनीक में पीतल के बर्तन पर टिन की परत चढ़ाई जाती थी और फिर उसे छीलकर नीचे से चमकते हुए पीतल के डिज़ाइन उकेरे जाते थे। वहीं सियाह कलम तकनीक में पीतल को गहराई तक उकेर कर उसमें काले रंग का लाख भर दिया जाता था। ये बिल्कुल बीदर के काम जैसा दिखता था, लेकिन इसे बनाना बीदर वाली मिट्टी के कंपैरिजन में सस्ता और आसान था। इस तरह से एक मिलिट्री छावनी धीरे धीरे एक बहुत बड़े मेटल इंडस्ट्रियल सेंटर में बदल रही थी। लेकिन दोस्तों, वो कहावत आपने सुनी होगी, सब दिन होत ना एक समाना। 18वीं सदी आते आते मुगल साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगा। मुरादाबाद ने कई सत्ता परिवर्तन देखे। पहले रोहिल्ला अफगानों का कब्जा हुआ, फिर अवध के नवाबों का राज आया। लेकिन असली गेम चेंज हुआ साल 1801 में। साल 1801 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रोहेलखंड राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। मुरादाबाद अब पूरी तरह से ब्रिटिश कमर्शियल कानूनों और व्यापारिक रास्तों के नेटवर्क का हिस्सा बना। ब्रिटिश राज के आते ही कारीगरों की किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। अंग्रेज़ों ने मुरादाबाद के नक्काशीदार बर्तनों के कमर्शियल पोटेंशियल को जल्दी पहचान लिया। अब तक ये कारीगर मुगलों के लिए भारी तोपें, बंदूकों के पुर्जे या लोकल नवाबों के लिए हुक्के बनाते थे। लेकिन ब्रिटिश ट्रेडर्स ने बहुत बड़े पैमाने पर ऑर्डर देने शुरू कर दिए। उन्होंने कारीगरों से कहा कि वो अपने पिछले डिज़ाइंस में वेस्ट की पसंद का तड़का लगाएं ताकि इन बर्तनों को यूरोप के ड्राइंग रूम्स में भेजा जा सके। इस दौर में देखा जाए तो लग्जरी मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। लेकिन क्या सिर्फ विदेशी लग्जरी के भरोसे इतनी बड़ी इंडस्ट्री को जिंदा रखा जा सकता था? इतिहासकार बताते हैं कि मुरादाबाद के सर्वाइवल का असली सीक्रेट कुछ और था। ये सीक्रेट था कलई की घरेलू इकोनॉमी। कलई एक ऐसी इकोनॉमी थी जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता था, लेकिन इसी ने मुरादाबाद को क्राइसिस के टाइम पर बचा के रखा। देखिए, पीतल और तांबा बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। भारतीय खाने में दही, इमली और नींबू जैसी खट्टी चीज़ों का खूब इस्तेमाल होता है। जब ये खट्टी चीज़ें पीतल के कांटेक्ट में आती हैं तो ये मेटल जहरीला हो जाता है। इसीलिए भारत के हर घर में पीतल के बर्तनों के अंदर टिन की एक मोटी परत चढ़ाना ज़रूरी था।
इसी प्रोसेस को कलई करना कहते हैं। लेकिन कलई की ये लेयर हमेशा के लिए नहीं टिकती। खाना पकाने और बर्तन धोने से ये लेयर घिस जाती थी। इसलिए भारत के हर परिवार को हर 1 या 2 साल में अपने बर्तनों पर दोबारा कलई करवानी पड़ती थी। ये वो नीड थी जिसने कारीगरों के लिए एक परमानेंट, एक कभी ना ख़त्म होने वाला काम पैदा कर दिया। जब दुनिया में जंग होती या ब्रिटेन में इकोनॉमिक क्राइसिस आती तो लग्जरी ऑर्डर अचानक रुक जाते थे, लेकिन कलई का बेसिक काम कभी बंद ही नहीं हुआ। इसी बहुत ही गैर ग्लैमरस और शायद बोरिंग लेकिन बहुत ही बुनियादी काम ने मुरादाबाद की भट्टियों को कभी ठंडा नहीं होने दिया। जब महंगे नक्काशीदार बर्तन नहीं बिकते थे तब इसी कलई के काम से कारीगरों के घर का चूल्हा जलता था। ये एक इनविजिबल सेफ्टी नेट था जिसने इस कला को सदियों तक जिंदा रखा। पर दोस्तों, मुरादाबाद की कहानी का असली क्लाइमैक्स अभी आना बाकी था। ये क्लाइमैक्स किसी जंग के मैदान में नहीं बल्कि लोहे की पटरियों पर लिखा गया। 19वीं सदी के आखिर तक भारत में ब्रिटिश रेलवे का तेज़ी से एक्सपेंशन हुआ। मुरादाबाद को हावड़ा अमृतसर मेन लाइन से जोड़ दिया गया। इस एक इवेंट ने इस शहर के पूरे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बदल कर रख दिया। मॉडर्न हिस्टोरियंस इस घटना को रेलवे पैराडॉक्स कहते हैं। देखो, जब ट्रेनें नहीं थी तब ट्रेड भी धीमा होता था। बैलगाड़ियों पर कच्ची सड़क के रास्ते से भारी मेटल को ले जाने में मुश्किल भी होती थी और ये महंगा भी पड़ता था। लेकिन रेलवे के आने से लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो गई। हालांकि ट्रेनों के आने से एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। भारतीय घरों में पानी रखने के लिए मिट्टी के घड़ों का इस्तेमाल होता था, लेकिन उन्हें ट्रेड पर लेकर चलना बेकार था। यानी अगर आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं तो उस समय लेकर चलना बेकार था, क्योंकि भारी भीड़ में या ट्रेन के झटकों की वजह से ये घड़े टूट जाते थे। इस तरह अचानक से पूरे देश में ऐसे बर्तनों की डिमांड पैदा हुई जो टिकाऊ हों और आसानी से टूटे नहीं। मुरादाबाद के पीतल के बर्तनों ने इस मटके वाली खाली जगह को तेजी से भर दिया। घरेलू मांग रातों रात आसमान छूने लगी और फ़ायदा मिला मुरादाबाद के कारीगरों को। लेकिन रेलवे का सबसे बड़ा फ़ायदा कुछ और भी था। ट्रेनों के जरिए मुरादाबाद के कारीगर बहुत ही सस्ते दामों पर तांबे और जस्ते का भारी भरकम इंडस्ट्रियल स्क्रैप शहर में मंगाने लगे। अंग्रेज़ों ने ट्रेनें अपने फ़ायदे के लिए चलाई थी, लेकिन मुरादाबाद के कारीगरों ने इस ब्रिटिश इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने इनपुट कॉस्ट को गिराने के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने विदेशी मशीनों से मुकाबला करने के लिए विदेशियों की ही ट्रेनों का सहारा लिया। इस फायदे की असली तस्वीर दिखी साल 1924-25 में। इस साल वेम्बली के ब्रिटिश एम्पायर एग्जीबिशन में मुरादाबाद के लाख से भरे नक्काशीदार पीतल के बर्तनों ने भी अपना रंग दिखाया। इन बर्तनों ने यूरोपियन दर्शकों को दीवाना बना दिया। इसके बाद जैसे विदेशी ऑर्डर्स की सुनामी आ गई। 1940 का दशक आते आते मुरादाबाद का लगभग 80% पीतल प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ विदेशी बाजारों के लिए हो रहा था। लेकिन दोस्तों, हर सफलता की एक बहुत भारी कीमत भी होती है। मुरादाबाद का एक ग्लोबल राइज आम कारीगरों के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप भी लेकर आया। शहर का प्रोडक्शन बड़ी फैक्ट्रियों में नहीं बल्कि अंधेरी और तंग गलियों में होता था। काम पूरी तरह से कास्ट और फैमिलीज़ में बटा हुआ था। ये इज्जत और परंपरा का ऐसा जाल था जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। ये वो सोशल सिस्टम था जहां अगर किसी का परिवार पीढ़ियों से नक्काशी करता आ रहा है तो वो इंसान सिर्फ और सिर्फ नक्काशी ही करेगा। अगर कोई पॉलिश करता है तो वो सिर्फ पॉलिश करेगा। इन कारीगरों का स्किल बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड था, लेकिन इसे दूसरे कामों में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे। इसका सबसे भयानक असर तब होता था जब ग्लोबल मार्केट क्रैश करता था। आज भी इसका असर देखने को मिलता है। आज भी अगर सीरिया या लीबिया में जंग होती है तो मुरादाबाद के ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि जब काम रुकता है तो ये कारीगर अपनी सोशल रिस्पेक्ट और अपने कास्ट रूल्स की वजह से दूसरा कोई मजदूरी का काम भी नहीं कर पाते। इसका रिजल्ट ये हुआ है कि पीढ़ियों से चली आ रही ये एक्सपर्टीज़ इन्हें गरीबी में ढकेल देती है। अमीर एक्सपोर्टर्स तो अब मंदी का दौर निकाल लेते हैं, लेकिन असली कारीगर दाने दाने को मुहताज हो जाते हैं। ये इस इंडस्ट्री का सबसे कड़वा और सबसे ग्रे एरिया है, जिसे अक्सर चमचमाते पीतल के पीछे छिपा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी के अलावा मुरादाबाद ने जो दिक्कतें झेली वो एनवायरमेंटल और सेहत के लेवल पर भी थी। 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिशर्स ने किसानी को बढ़ावा देने की कोशिश की। मुरादाबाद और कटहर के इलाके में सिंचाई की बड़ी बड़ी नहरें बनवाई गई। HR नेविल के 1911 का गजेटियर बताता है कि इस आक्रामक हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग ने इलाके के नेचुरल ड्रेनेज को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अंग्रेजों की बनवाई नहरों के चलते ज़मीन के नीचे के पानी का लेवल बहुत तेज़ी से ऊपर आया। आगे चलकर इससे जल भराव की समस्या होने लगी। इस जल भराव से इलाके में मलेरिया जैसी बीमारियां फैली। इन महामारियों ने आम कारीगरों की सेहत और उनके शरीर को पूरी तरह से तोड़ दिया।
जिस वक्त मुरादाबाद आर्थिक तरक्की के पीक पर था, ठीक उसी वक्त वहाँ के कारीगर भयंकर बीमारियों से मर भी रहे थे। आज भी कोयले की भट्टियों का धुआं और मॉडर्न इलेक्ट्रोप्लेटिंग के केमिकल्स इन कारीगरों की जान ले रहे हैं। मुरादाबाद की इस कॉन्ट्रास्टिंग हिस्ट्री के बीच से इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा डिबेट भी सामने आता है। 20वीं सदी में जब हमारे देश में नेशनलिज्म का उभार आया, तब राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने तर्क दिया कि ब्रिटिश राज ने भारत के सभी कारीगरों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जॉर्ज बर्डवुड जैसे शुरुआती एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने भारतीय कारीगरों को एक लाचार और बहुत ही ज़्यादा बड़े विक्टिम के तौर पर पेश किया, जो मॉडर्निटी के आगे घुटने टेक चुके थे, यानी सरेंडर कर चुके थे। लेकिन इस नैरेटिव के आड़े आता है मुरादाबाद। डॉक्टर तीर्थंकर रॉय इस नेशनलिस्ट नैरेटिव को चैलेंज करते हैं। डॉक्टर रॉय ने मुरादाबाद को अपनी होम मार्केट थीसिस का सबसे बड़ा सबूत बनाया। उन्होंने डेटा के साथ ये साबित किया कि मुरादाबाद कोई खत्म होती इंडस्ट्री नहीं थी। रॉय बताते हैं कि 1945 से पहले के 20 सालों में, यानी 1925 से 1945 के बीच, मुरादाबाद के कारीगरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कच्चे मेटल के वजन में 2.9 गुना की भारी बढ़ोतरी हुई थी। ये गिरावट का नहीं बल्कि भयंकर ग्रोथ का सबूत था। हालांकि वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को पूरी तरह से गलत नहीं ठहराते, वो इस थ्योरी को पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं करते। वो मानते हैं कि हथकरघा जैसे कुछ जो इंडस्ट्रीज थी वो बेशक तबाह हुई, लेकिन मुरादाबाद के पीतल कारीगर पैसिव विक्टिम नहीं थे, वो बेहद डायनेमिक और समझदार एंटरप्रेन्योर थे। तीर्थंकर रॉय के मुताबिक मुरादाबाद के एंटरप्रेन्योर्स ने ग्लोबल ट्रांसपोर्ट का फ़ायदा उठाया, कस्टमर्स की बदलती पसंद को समझा और अपने काम करने के तरीके को पूरी तरह से री इंजीनियर कर लिया। आज का मुरादाबाद भारत के कुल हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट में लगभग 40% की हिस्सेदारी रखता है। ये शहर सालाना हज़ारों करोड़ रुपए का ट्रेड करता है। ये सब कुछ इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि यहाँ के कारीगरों ने हालात के आगे रोने की बजाय हालातों को अपने फेवर में मोड़ना बेहतर समझा। दोस्तों, मुरादाबाद की ये कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास ब्लैक एंड वाइट नहीं होता। इसमें ना तो कोई पूरी तरह से विलेन है, ना कोई पूरी तरह से मसीहा हो जाता है। ये एक ऐसी कॉम्प्लेक्स कहानी होती है जहाँ एक मिलिट्री शहर ग्लोबल मार्केट बनता है, जहाँ एक राजा की झूठी शान शहर का नाम तय कर देती है, जहाँ नदी की आम से दिखने वाली रेत लाखों लोगों की किस्मत लिखती है, और जहाँ विदेशी हुक्मरानों की रेलवे लाइंस अनजाने में एक स्वदेशी आर्ट को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचा देती है। आज जब हम किसी चमचमाते पीतल के बर्तन को देखते हैं तो हमें उसके पीछे छिपे उस अंधेरे और काली को भी समझना होगा जिसने उसे ये चमक दी है। ये सिर्फ मेटल का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि सदियों की भूख, चालाकी और सर्वाइवर का एक जीता जागता सबूत है। यही वजह है कि मुरादाबाद का इतिहास सिर्फ फैक्ट्स की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बे की बहुत ही रॉ और असली कहानी है। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।